तो इस क्वेश्चन में हमसे रिएक्टेंट आर, इसकी जब हम रिएक्शन PCC यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा X यानी मेजर प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त हो रहा है, उसकी हमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, 1765 cm इनवर्स। तो हमें इस X प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना है। तो जो इसमें PCC रिएजेंट है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये प्रेफरेंसली जो हमारे पास में इस रिएक्टेंट में प्राइमरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन इजीली करता है। तो जब इस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो जो प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है, वो किस में ऑक्सीडाइज होता है, एल्डिहाइडिक समूह में। ठीक है। उसके बाद हमें इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी और हमें लैक्टोल प्राप्त होगा। अब इस OH समूह का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमें 5 मेंबर साइक्लिक एस्टर यानी लैक्टोल प्राप्त होगा। अब ये जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ है, अब इसमें हम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है उसको ज़रा चेक करते हैं। तो यदि मैं बात करूँ सिंपल एस्टर की, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंपल एस्टर हमारे पास में एलिफेटिक एस्टर CH3 CO2 CH3। इसके लिए जो कार्बोनिल समूह की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू होती है 1735 cm इनवर्स। और यदि हम बात करें 6 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर की, तो इस केस में भी हमें जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है कार्बोनिल ग्रुप की, वो हमें 1735 cm इनवर्स पे ही देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही रिंग के साइज़ में कमी होती है, फॉर एग्जांपल इस वाले केस में है ये 5 मेंबर साइक्लिक एस्टर है, तो यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको वापस। तो रिंग साइज में कमी होने के कारण एस्टर अथवा कीटोन के केस में जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो अप्रोक्स 30 cm बढ़ जाती है। तो यहाँ हमें इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो 1770 cm इनवर्स देखने को मिलेगी, क्योंकि रिंग साइज में कमी की वजह से जो एस करेक्टर हैं, तो जो एस करेक्टर है उनमें भी क्या होती है, वृद्धि। इसी वजह से यहाँ मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, रिंग साइज में
या रिंग के आकार में कमी होने के कारण जो S कैरेक्टर है वो भी बढ़ जाते हैं। इस वजह से जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है उसका मान अप्रोक्स 30 cm इनवर्स बढ़ जाता है एस्टर और कीटोन के केस में। ठीक है, तो इस रेंज में वैल्यू यदि आ रही है, यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1765 cm इनवर्स, तो इसी रेंज में है, तो इस के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर है वो है डी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें हमसे फेनेथ्रीन और एंथ्रासिन, इसमें कार्बन 13 NMR के लिए सिग्नल्स पूछे गए हैं। तो कार्बन 13 NMR के बारे में मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो वहाँ जाकर आप कार्बन 13 NMR से रिलेटेड जो क्वेश्चंस नेट और गेट की एग्ज़ाम में हमसे पूछे गए हैं वहाँ आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो इसमें आपको सिंपली C2 एक्सिस ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेनेथ्रीन की। तो यदि इसमें हम C2 एक्सिस देखें तो इसमें हमें एक C2 एक्सिस देखने को मिलेगी। एक C2 एक्सिस का मतलब दो इक्वल पार्ट हो गए इसके। तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7। तो फेनेथ्रीन के अंदर जो कार्बन 13 NMR जो सिग्नल होंगे वो होंगे 7। एंथ्रासिन के अंदर क्या होगा, इसमें यदि हम C2 एक्सिस देखें तो 1 C2 एक्सिस, इसके अलावा इस कार्बन से यानी 2 C2 एक्सिस इसमें एग्जिस्ट करती है, यानी 4 इक्वल पार्ट बनेंगे। तो हम यहाँ नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4। तो एंथ्रासिन में नंबर ऑफ कार्बन 13 NMR जो होंगे वो कितने होंगे 4। तो इसमें जो C आंसर है 7 और 4 वो इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कंपाउंड A and B exhibit 2 singlet each in their 1H NMR spectra, the expected chemical shift R। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास में एरोमेटिक रिंग है, तो यदि मैं बात करूँ एरोमेटिक रिंग के प्रोटॉन की, तो जो एरोमेटिक प्रोटॉन होता है उसके लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो हमें 7.0 से 8.5 ppm की रेंज में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें एरोमेटिक प्रोटॉन की दो वैल्यू हमें दे रखी है, एक तो दे रखी है 6.9 और एक दे रखी है 7.7। यहाँ मैं लिख देता हूँ 6.9 और 7.7। ठीक है, अब जो यहाँ हमारे पास में इस कार्बन समूह से जुड़ा हुआ यह मेथिल जो ग्रुप है, इस मेथिल ग्रुप के प्रोटॉन की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है वो अप्रोक्स 2.1 ppm के लगभग आती है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.1 ppm। जबकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मेथिल, यानी ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो मेथिल प्रोटॉन हैं, उनके लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो लगभग 3.6 से 4.0 के रेंज में आती है। तो यहाँ जो वैल्यू हमें दे रखी है वो है 3.9, वो इस रेंज में है। तो इसके लिए भी यहाँ लिख देता हूँ मैं 3.9। अब एरोमेटिक जो प्रोटॉन है उनकी वैल्यू के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाउंड ए की। तो इसमें यहाँ हमें ऑक्सीजन इस रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस की सहायता से इस एरोमेटिक वलय में क्या हो सकते हैं, डी लोकलाइज, या हम कह सकते हैं जो एरोमेटिक प्रोटॉन हैं वो क्या हो जाएंगे आपके शिल्डेड, यानी +m अथवा +r इफेक्ट के कारण, प्रभाव के कारण जो रिंग ए है या कंपाउंड ए है उनके प्रोटॉन क्या हो जाएंगे आपके शिल्डेड। रिंग के प्रोटॉन शिल्डेड हो जाते हैं। ठीक है। जबकि कंपाउंड बी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ हमारे पास में इस कार्बोनिल समूह के कारण हमें -m अथवा -r इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी इस प्रकार से रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो रिंग के प्रोटॉन हैं वो कैसे हो जाएंगे आपकी डी शिल्डेड। इसी वजह से जो ए कंपाउंड के एरोमेटिक प्रोटॉन हैं उनकी वैल्यू बी कंपाउंड के एरोमेटिक प्रोटॉन की तुलना में उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम। तो यहाँ जो 6.9 वैल्यू जो आएगी वो किसके लिए आएगी, कंपाउंड ए के लिए। जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो H होगा उसके लिए जो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6.9। और यहाँ जो प्रोटॉन होगा उसके लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7.7। तो इसके अकॉर्डिंग इनमें से जो वैल्यू हमें दे रखी है, सबसे पहले ए में जो एरोमेटिक प्रोटॉन है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6.9। ठीक है। उसके बाद में जो ये मेथिल प्रोटॉन है उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2.1। ठीक है। इसके बाद में बी कंपाउंड में एरोमेटिक प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7.7। और जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मेथिल समूह है उसमें प्रोटॉन का जो केमिकल शिफ्ट का मान है वो कितना आना चाहिए, 3.9। यानी जो ए ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।